आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी, मैनेजमेंट के फैसलों और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मंसूख होने वाले मैच पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली हैट्रिक स्कोर करने वाले साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन। खुशामदीद कहते हैं आपको। और जलालुद्दीन साहब, आप क्वालिफाइड कोच हैं और आज बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम कोचिंग के सिनेरियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और लोग यहाँ पर हैरान हैं, परेशान हैं। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सुपर 8 का पहला मैच बारिश की नज़र हो गया, टॉस हुआ और ये पाकिस्तान ने जीता। लेकिन सवाल ये है कि बारिश की वजह से डीएलएस के तहत फैसले की सूरत हाल सामने आ सकती थी। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान का पहले बैटिंग करने का फैसला दुरुस्त था। आपकी कोचिंग क्या कहती है? थैंक यू याया हुसैनी, आपने इनवाइट किया अपने शो में। जहाँ तक आज की मैच की बात है तो ये तो हम इस मैच की हद तक तो बहुत सी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं, मगर असल चीज़ ये जो सिम्टम्स हैं, इसके पीछे जो स्टोरी है उसको आपको ज़रूर डिस्कस करना चाहिए और उससे आपको ये देखना चाहिए कि रीजंस क्या हैं। यानी तय कर लिया आपने, आप दवा नहीं देंगे, आप मर्ज की तह तक पहुंचेंगे, पहले आप एक्सरे करवाएंगे, सीटी स्कैन कराएंगे। Exactly. ऐसे आप जवाब नहीं ये देंगे। रोज आना आपके डिफरेंट मैचेस में आप डिस्कस करते हैं कि ये हो गया वो हो गया, भाई वो तो सिम्टम्स है। असल बात क्या है, ये होता क्यों ऐसा है? हम ही हर दफ़ा क्यों गलत फैसले कर रहे होते हैं, या हम क्यों अच्छे मैचेस में हार जाते हैं, या हम वो नहीं कर पाते जो हमसे एक्सपेक्टेशन होती है। भाई इसके पीछे रीजंस हैं। हम जो प्लेयर डेवलप कर रहे हैं वो एक एवरेज प्लेयर है, वो कभी भी बड़ी टीमों के आगे मुश्किल कंडीशन में परफॉर्मेंस नहीं कर सकता। और फिर जो डिसीजन हम ले रहे हैं, आज तक हमारी टीम में अनसर्टेनिटी नज़र आती है, चाहे वो बैटिंग ऑर्डर हो, वो सिलेक्शन हो, चाहे वो आपके डिसीजन मेकिंग हो, प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग चाहे होती है टी20 में, वो मैचेस में हम देखते हैं कि नहीं हो रही। तो ये रीजंस हैं ओवरऑल, जिससे की वजह से आपकी टीम एक बी ग्रेड टीम है। पहले आप ये एक्सेप्ट करेंगे तो उससे आगे बढ़ते रहा। आज के डिसीजन ऑन पेपर अगर देखेंगे, इस क्लाइमेट में, इस कंडीशन में जब बारिश हो रही है, उसको अगर आप देखेंगे तो अमूमन हम यूटिलाइज करते हैं। मान लेता हूं आपकी बात, मैं एक लम्हे के लिए आपकी बात मान लेता हूं कि हम बहुत पीछे हैं, स्किल आपके पास है लेकिन उस स्किल को हम पॉलिश नहीं कर पा रहे, जंग इतना चढ़ा हुआ है। लेकिन जलालुद्दीन साहब, आप तो क्वालिफाइड कोच हैं। पाकिस्तान में जब कोचिंग की बात करते हैं तो आपका नाम सर फहरिस्त आता है। और माइक हेसन जो है वो IPL में भी कोचिंग कर चुके हैं, न्यूजीलैंड टीम के साथ भी कोचिंग कर चुके हैं। उनके लिए ये शोबा, ये कोचिंग नई बात नहीं है, ट्राई एंड टेस्टेड है। फिर वो ऐसी गलतियां कर रहे हैं। ज़ाहिर है, जब आप गलतियां करेंगे तो नज़र आएंगी, आपके डिसीजन से आपकी चीज़ें नज़र आ रही हैं। कितनी भी आप कोचिंग करते रहें, अगर आपके फैसले अच्छे नहीं हैं और आपके रिजल्ट देखें, जो कोच होता है, हेड कोच ऑफ द टीम इज़ ए परफॉर्मेंस कोच। अगर उसकी टीम परफॉर्मेंस नहीं करे, उसके पीछे जो भी उसकी हिस्ट्री है वो काउंट नहीं होती। जब आप सेलेक्ट करते हैं या लाते हैं उस वक्त तो ये चीज़ें काउंट होती हैं, मगर जब आप एक टीम के कोच बन जाते हैं तो आपका काम है टीम को जिताना, जो टीम का हेड कोच होता है। मैं डेवलपमेंट कोच की बात नहीं कर रहा, असल काम उसका है। अगर टीम नहीं जीत रही, वो जो भी फैसला करते रहे, जितना भी क्वालिफाइड हो, जितना भी उसका एक्सपीरियंस हो, तो इसका मतलब है उसकी डायरेक्शन सही नहीं है, या उसकी असिस्मेंट सही नहीं है, या कहीं ना कहीं और कोई ख़राबी हो सकती है, जिससे कि कोई ग्रुप बंदी है या जो भी उसको हम कह सकते हैं। तो आप देखते हैं कि रिजल्ट से, ख़ास तौर से हेड कोच को, तो आपने भी अभी देखा है जहाँ मुश्किल मैच होते हैं, जहाँ तगड़ी टीम आती है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग टीम कहते हैं, उन टीमों के आगे हमारे रिजल्ट अच्छे नहीं हैं। हम क्या कर रहे होते हैं, अपने फेस सेविंग को, ऐसी टीमों को हरा के जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। आप नारे लगा रहा होता है कि हमने इतने जीत लिए, इतने हार लिए, वो अपनी जगह सही है, मगर अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं कि आप अच्छी टीम है, तो आपको जो टॉप टीम्स हैं उसके साथ मुकाबला करके जीत के दिखाएंगे तो आपकी वैल्यू बनेगी। जलालुद्दीन साहब, आप इधर उधर चले जाते हैं, आपको पकड़ के फिर लेकर आता हूँ इस मैच की तरफ, जिसमें हमें बमुश्किल एक पॉइंट मिल गया है। लेकिन इस मैच के सिनेरियो पर लोगों के जहनों में बहुत सारे सवालात हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूं और आपकी राय जानने की हूँ। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए मुंतखब करदा कौमी टीम ने अब तक 4 टी20 इंटरनेशनल खेले हैं, लेकिन भारत के खिलाफ शिकस्त के बाद प्लेइंग 11 के इंतखाब पर सवालात बरकरार हैं, ख़ासकर बाबर आजम की शमूलियत पर। अब भी उंगलियाँ उठ रही हैं, क्योंकि एक जानिब कोच माइक हेसन ये कह चुके हैं कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 100 से कम है, और दूसरी जानिब
न्यूजीलैंड के खिलाफ प्लेइंग 11 में ख्वाजा नाफे की जगह फ़खर जमान की शमूलियत हुई। अब सवाल यहाँ ये बनता है कि अगर मैच होने की सूरत में बारिश की वजह से मैच 12 या 15 ओवर तक महदूद हो जाता तो चौथे नंबर पर फ़खर जमान बैटिंग के लिए जाते या बाबर आजम, और अगर आखिरी चंद ओवर रह जाते तो पावर हिटर के तौर पर शामिल किए जाने वाले शादाब खान, मोहम्मद नवाज और फ़हीम अशरफ को ही फौकियत दी जाती। तो फिर बाबर आजम को टीम में शामिल करने की दलील क्या रह जाती है? देखिए, पहली बात तो ये समझेंगे जो बाबर आजम जो टीम में आए और वो अपनी उस रेपुटेशन पे आए जो वो एक क्वालिटी प्लेयर कंसिडर होते हैं। अब अगर वो आके परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं या उनका नंबर कंसिडर किया जा रहा है कि उन्हें नीचे खिलाया जा रहा है, अगर वो टॉप ऑर्डर में खेलें तो बेहतर चॉइस हो सकते हैं। जो वो अगर नहीं कर रहे तो आप ड्रॉप कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, मगर जिन 3 नामों का आपने नाम लिया जो पावर हिटर है वो तो डिस्कार्टेड प्लेयर है, उन्हें तो दोबारा टीम में लाया गया, चाहे उसमें फ़हीम अशरफ हों या नवाज हों या शादाब हों। अगर आप इन पे डिपेंड कर रहे हैं तो आप कभी भी मैच, अच्छे बड़े मैच नहीं जीत सकते। तो ये भी वैसे डिस्कार्टेड प्लेयर है और वैसी परफॉर्मेंस ऑन ऑफ देते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है। फिलहाल बाबर आजम का भी वही हाल है। तो आपका ओवरऑल टीम का, और अगर शाम अयूब को देख लें तो वो भी अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस से नहीं कर रहा है। तो एक जनरली एक पूरी टीम को अगर देखें तो वो मीडियोकर टीम बनी हुई है। तो उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इंडिया को हराएगी या बड़ी टीमों को हराएगी? फिर इन चीज़ों को पहले माने, फिर हम चलते हैं कि कैसे हरा सकते हैं। अब आप आ जाते हैं उस बात पे कि अगर हम जो हमारे पास अवेलेबल है उनसे हम कैसे जीत सकते हैं। देखिए, आपके पास थोड़ा बहुत अभी स्पिन बॉलिंग में स्ट्रेंथ है और जहाँ मैचेस खेल रहे हैं वो यूटिलाइज हो सकता है, हमें यूटिलाइज करना भी सही नहीं आ रहा। तो जो आप कोच की बात कर रहे थे तो यहाँ डाउट क्रिएट हो रहा है कोच पे भी कि वो किस तरह की प्लानिंग कर रहा है कि जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको सही से यूटिलाइज नहीं कर रहा। आपने देखा कि हमारे पास 6-6, 7-7 स्पिनर्स खेल रहा है मगर हमें यूटिलाइज करना नहीं आ रहा। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग, विजडम की कमी नज़र आ रही है और जो हमारा अवेलेबल टीम में जो लोग मौजूद हैं उनकी भी यूटिलाइजेशन सही नहीं, जिसमें बाबर आजम भी कह सकते हैं, फ़खर जमान को मैचेस नहीं खिलाए जा रहे हैं। ये वो सारी चीज़ें से मिल के आप समझ रहे हैं कि एक ऐसी वहाँ पे ब्लंडर हो रहा है जिसकी वजह से हम लगता नहीं है कि हम कोई टॉप टीमों में है शामिल। जीतना मैच एक अलग बात होती है, एक कंसिस्टेंसी से अपने आप को मनवाना एक अलग बात होती है। अब देखते हैं कि 1 पॉइंट मिल गया है, हमें उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र अदा करना चाहिए नहीं है इसमें जलालुद्दीन साहब, लेकिन सवाल मेरा आपके सामने ये है कि मैं ये बात नहीं कर रहा कि माइक हैसन 2 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, माइक हैसन को कोचिंग नहीं आती, माइक हैसन जो है वो क्रिकेट बोर्ड का गलत फैसला है। मैं इस बहस में जा ही नहीं रहा, मैं सिर्फ इस टूर्नामेंट के हवाले से बात कर रहा हूँ कि आपने उनको फुल पावर दिया है। जो टीम वर्ल्ड कप में गई है, कहा यह जा रहा है कि ये माइक हैसन की मुंतखब करदा टीम है और सिलेक्शन कमेटी जो है वो यहाँ पर कहीं थी नहीं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि उस्मान तारिक आ गए हैं तो हम आपने प्रीमियर बॉलर को भूल गए हैं, मिस्ट्री स्पिनर अबरार को हमने दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर दिया है। क्या ये फैसला समझ आता है आपको? एक तरफ आप अबरार को बैठा रहे हैं और दूसरी तरफ आप शादाब को ड्रॉप करने के लिए तैयार नहीं है, क्या ये? देखिए ना, यही बात मैं भी कर रहा हूँ जो आप कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपके पास अवेलेबल है लोग, उनमें से आप बेस्ट सेलेक्ट करें ना। क्वालिफाइड कोच कहाँ चला गया? तो पिक एंड चूज कर रहा है ना, पसंद ना पसंद कर रहा है। हर एक की अपनी फिलॉसफी होती है, वो तो वही एक्सप्लेन करेगा मैं ये क्यों कर रहा हूँ, जो कि उसे करना चाहिए। सर, एक दिन पहले वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बाबर आजम को 4थे नंबर पर इसलिए नहीं भेजा, 5वें नंबर पर इसलिए नहीं भेजा कि 10 ओवर हो चुके थे, और फिर बारिश से मुतासरा मैच में आप उसको टीम में डाल रहे हैं। देखिए, मैच तो पहले टीम तो पहले अनाउंस होती है ना, टॉस से पहले आप डिसाइड करते हैं, वो टीम होती है जो आपकी मेन टीम थी। अब उसमें आप टीम में आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन आपने फ़खर को रखा था तो ये तो ऑब्वियस था कि अगर ऊपर से रन हो गए तो आप 4थे नंबर पे बाबर को नहीं भेजेंगे। अब ये तो वो बताते हैं उस वक्त जब होता। बहरहाल जो आप प्रिज्यूम कर रहे हैं उस हिसाब से बारिश की वजह से आपका कहना यह है कि बाबर आजम को नहीं होना चाहिए था, फ़खर आ गए थे, उनकी ज़रूरत थी। अब ये तो आप कह रहे हैं ना, जो असल डिसीजन मेकर है, जिसने फैसले करने हैं, वो क्या सोच रहा है ये हमें पता चलना चाहिए। मगर जो उसके एक्शन है और जो रिजल्ट आ रहे हैं, इससे हमें लग रहा है कि वो गलत फैसले कर रहा है। क्यों कर रहा है ये वो बताएगा, या कोई अंदर की बात है तो वो हमें पता चलनी चाहिए। इसलिए कि हर कोच का एक अपनी फ़िलॉसफी होती है, उसको पीछे कोई रीज़न होने चाहिए जो वो सिलेक्शन करता है। अगर वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसका मतलब वो फिर पिक एंड चूज़ वाली आपने बात की कर रहा है, जो कि गलत है।
कभी भी ऐसा नहीं होता। टॉप कोचिस को जो भी फैसले करने होते हैं, एक फिलॉसफी कब काम आती है, जब आपको मुश्किल डिसीजन लेने हो और उसके पीछे आपके पास रीज़न होने चाहिए, ताकि आप बता सकें कि मैंने बाबर आजम को क्यों लिया था, फ़खर को क्यों लिया था, या किसी को ड्रॉप किया तो क्यों किया। जो आपने बात की उसकी ड्रॉप करने की, क्या उसका अबरार की, सॉरी, हाँ, वो एक थोड़ा सा सबके लिए मशकूक सी बात लग रही है कि वो आपका ऐसा बॉलर है जो आपको अच्छी परफॉर्मेंस करके ऑन ऑफ देता रहता है, मगर हम देखते हैं जब भी वो परफॉर्म करता है ड्रॉप हो जाता है। और इसी तरह जो सलमान है वो भी अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा, उनको पहले मिलना चाहिए था क्योंकि वो एक अच्छे बॉलर है, मैंने देखा T20 के हवाले से। और उसके साथ साथ ये जो आपके आ गए अपने मिस्ट्री बॉलर अपना उस्मान तारिक, ये अब तक परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, तो इनकी यूटिलाइजेशन और बेहतर होनी चाहिए। देखिए अभी तक वो सक्सेसफुल रहे अब तक जितने भी मैच खेले, तो उसमें अगर आपको लग रहा है कि ये बॉलर अच्छा कर रहा है तो उसकी यूटिलाइजेशन सही करें ना आप। और अबरार जो कि एक आपका मेन बॉलर रहा है, आप उसको क्यों ड्रॉप करें? आप उन लोगों पर रिस्क ले रहे हैं जो अभी परफॉर्म नहीं कर रहा अच्छा। जैसे शादाब की हम बात कर लें, शादाब ने टीम में आना एक तो थोड़ा सा उनका ऐसा था कि लोगों ने उंगलियां उठाई थी, और अब जबकि वो आगे खेल रहा है तो कोई उन्होंने अब तक ऐसा परफॉर्मेंस नहीं दिया। तो इसका मतलब यह है कि जो कोच की आपने बात की, मैं ज़रूर उसकी कहूँगा कि अगर उसके डिसीजन सही नहीं हो रहा है तो उस पर क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है। कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई हर बंदा कि अपनी तरीक़ाकार होता है। अगर उसमें कामयाब होता है तो अच्छा कोच समझ आता है, अगर फेल होता है तो ज़ाहिर है उसको फिर सैक किया जाता है। क्रिटिसाइज करने की जो बात आप जलालुद्दीन साहब कर रहे हैं, राइटिंग ऑन द वॉल, ये चीज़ें मौजूद हैं। फ़हीम अशरफ को आप खिला रहे हैं, यूटिलाइज आप उसको कर नहीं रहे। आप बाबर को खिला रहे हैं, उसका टीम में रोल क्या है। शादाब को खिला रहे हैं और शादाब की परफॉर्मेंस आपके सामने है। आप टू मच ऑलराउंडर्स के साथ जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि फेयर इनफ 1 पॉइंट आपको मिल गया, 2 पॉइंट खोने से बेहतर है, मैच हुआ नहीं। लेकिन अब आगे क्या देख रहे हैं आप इस टीम को? श्रीलंका एंड इंग्लैंड का मैच है और 1 पॉइंट बहरहाल इसकी अहमियत है। आपको लगता है कि ये 1 पॉइंट जो है आपके लिए मेक और ब्रेक होगा? देखिए ये तो अब आगे चल के पता चलेगा, क्योंकि इसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी हो सकता है। क्योंकि कब पता चलेगा जब अगले 2 मैच, न्यूजीलैंड को भी है, क्योंकि न्यूजीलैंड को भी इन्हीं 2 टीमों के साथ खेलना है। एग्जैक्टली मैं वही बता रहा हूँ कि ये इस वक्त कहना कि ये इसका फ़ायदा हुआ है नुकसान हुआ मुश्किल है। जब आप आगे 2 मैचेस खेलेंगे उसके बाद पता चलेगा कि इसका फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। बहरहाल अभी तो वो सिचुएशन है कि आपको ना नुकसान हुआ ना फ़ायदा हुआ, कि दोनों एक पार आ गए जिनका आपका मैच हुआ। तो ये एक तरह से एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी हो सकता है। आगे जो दोनों टीमें हैं, जिसमें चाहे वो इंग्लैंड है या श्रीलंका में आप किसी वक्त भी चाहे कैसा भी वो खेलें, वो हमेशा मुश्किल टीम बनती है। तो मैच तो कोई भी आपका आसान नहीं है ना। आप इंग्लैंड से जीत सकते हैं, प्लेयर वाइज भी अगर आप कंपेयर करेंगे। जो मैंने पहले बात कही थी कि पहले आप ये मान के चलें कि आप वो टॉप टीमों में नहीं है, जिसमें इंग्लैंड आता है, जिसमें न्यूजीलैंड आता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया आता है, इंडिया आता है, वो टीमों में आप नहीं है। तो आपको कोई ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स और एक्स्ट्रा एफर्ट से ही आप मैच जीत सकते हैं। उसके लिए आपको अच्छा प्लान चाहिए, जो आपने भी बात करी कि उनके पास ना कोई प्लान है, ना कुछ है, ना कंटिन्यूटी है, ना कंटिन्यूटी कहीं कंटिन्यूटी है भी तो वो गलत जगह है। टेक्निकल सवाल जलालुद्दीन साहब, जब हम ओवरसीज कोचेस को लेकर आते हैं तो उनके सामने चंद मखसूस प्लेयर होते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग की परफॉर्मेंस होती है और वो उन्हीं के ऊपर पिक एंड चूज़ करते हैं। मेरा सबसे बुनियादी सवाल आपसे ये है कि क्या ज़रूरी नहीं है कि जो उनके लिए ब्रिज का रोल प्ले करते हैं, जो उनके कोऑर्डिनेटर हैं, वो सही मानों में उनको हेल्प आउट करें हैं? क्योंकि यहाँ पर तो मामले समझ ही नहीं आ रहे। यहाँ पर ICC T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान का डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट हो रहा है। तो ठीक है, उससे क्या फ़र्क पड़ता रहेगा? आपका मतलब है कि ये पहले होना चाहिए था टूर्नामेंट, इसकी टाइमिंग सही नहीं है। क्योंकि आप ऐसा तो बहुत से टीमों में होता है कि सीज़न थोड़ा बहुत आइडियली तो यही होता है कि ये टूर्नामेंट पहले होना चाहिए था, उसके बाद सिलेक्शन होनी चाहिए थी। मगर हम तो जैसे आपने कहा कि हम तो सिलेक्ट कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ PCL और नामों से सिलेक्ट कर रहे होते, तो डोमेस्टिक में जो परफॉर्म करता है वो तो कंसिडर नहीं होता ना, या तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई करे तब होता है। तो इसलिए उसका इम्पैक्ट इस पर ज़्यादा आना नहीं था। अब रहा कि आप जब ये T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है, अगर वो सही नहीं कर रहा तो भाई इसकी अकाउंटेबिलिटी का भी प्रोसेस तो बोर्ड के पास होना चाहिए ना। मैं जब ये टूर्नामेंट ख़त्म करूंगा तो मैं बैठ के मुझे बताना होगा बोर्ड को कि भाई मुझसे मेरी टीम क्यों नहीं अच्छी कर सकी, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जलालुद्दीन साहब 2024 में चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी बोले सर्जरी करेंगे।
वहां तो ड्रेसिंग भी नहीं हुई। यही बाबर आजम, यही शाहीन शाह अफरीदी, यही शादाब खान, यही साइम अयूब फिर टीम के साथ मौजूद है। तो भाई खराबी कहाँ हुई? खराबी तो वहाँ है ना, जिन्होंने जो काम करना है वो नहीं कर रहा है, जो कोच है वो अपना काम नहीं कर रहा है, जो उनको पूछने वाले हैं वो काम नहीं कर रहा है। तो फिर अल्लाह हाफिज़, चल रहा है, ऐसी चलती रहेगी, क्रिकेट तो ख़त्म नहीं होगी। मगर ये कि इसी स्टैंडर्ड पे आप क्रिकेट खेलते रहेंगे और कभी छोटी टीमों से जीत जाएंगे, या T20 में आप अच्छी टीम को भी हरा सकते हैं, क्योंकि बड़ी छोटी टीम का फ़र्क ज़रा कम हो जाता है T20 क्रिकेट में। तो आपको क्रिकेट सही करनी है, अपनी सिलेक्शन भी उसमें शामिल है, उसमें आपकी डेवलपमेंट भी शामिल है, उसमें आपके कॉम्बिनेशन भी है, ये सारी चीज़ें मिला के एक क्वालिटी टीम बनती है। आपको इसमें ज़्यादा नहीं है, दूसरी टीमें सामने हैं, उनको देख के आप सीख सकते हैं। अगर सीखना चाहें, गलती मानेंगे तब आप सीखेंगे ना। आप अपनी गलती नहीं मान रहे तो आप सीखेंगे कहाँ से? तो जो हमने माइक हसन को देखा है वो तो गलती मान ही नहीं रहे ना। जो गलती नहीं मानेगा तो वो फिर कभी अपनी चीज़ को इम्प्रूव नहीं कर सकता। तो मुझे तो यही लग रहा है। मगर जो आपने बात की कि भाई अगर वो गलत फैसले कर रहे हैं या वो सही नहीं है, तो भाई कोई तो उसकी अकाउंटेबिलिटी करे ना। आप बिठाएं सामने 4 लोगों को, क्वेश्चन हो उनके साथ, वो जवाब दें, सेटिस्फाई कर सकते नहीं कर सकते तो वो फिर आप उन पर डिसीजन लें। और वो तो कहने का मकसद ये हो नहीं रहा ना, आप जो कह रहे हैं ना, तो मैं भी यही कह रहा हूँ, होना चाहिए, नहीं हो रहा तो खराबी तो ऑलरेडी वहाँ मौजूद है ना फिर हर तरफ। तो उसी खराबी का नतीजा ये है कि हम जिस तरह की टीम सेलेक्ट करते हैं, जिस तरह के डिसीजन लेते हैं, उसके रिजल्ट जो आते हैं वो फिर हम रोने रखते हैं। मगर पहले आप ये मान लें कि आप में खराबियाँ बहुत सारी हैं, चाहे वो प्लेयर वाइज इंडिविजुअल ले लें या आप एज ए टीम ले लें, कोच ले लें, ओवरऑल क्रिकेट सेटअप में चले जाएं। तो उन सब चीज़ों की ज़रूरत है सही करने की, जो हम 10 साल से कह रहे हैं, कुछ नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो वो फिर ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चल रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा। आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे, धक्के पे चीज़ें चल रही हैं और चलती रहेंगी।